So, bachcho, from today's lecture, we are going to study the next chapter, which is about amino acid catabolism. So, what are the sources of amino acids which are going to be metabolized in our body? First of all, you must have an idea कि आपकी body में three different sources हैं जहाँ से amino acids जो हैं वो degradative pathway के अंदर enter हो सकते हैं. The very first source is the dietary amino acids. यानी आपके पास वो सारे के सारे अमाइनो एसिड जो कि आप प्रोटीन्स के साथ जिनका इंटेक करते हो थ्रू योर डाइट, और अल्टीमेटली ये अमाइनो एसिड जो हैं ये गट में इनकी जो है वो डाइजेशन होना स्टार्ट होती है और अमाइनो एसिड्स में ये कन्वर्ट होते हैं एंड देन दे आर एब्जॉर्ब इनटू द प्लाज्मा एंड मूव टुवर्ड द लिवर. और लिवर के अंदर देयर आर पाथवेज अवेलेबल जो कि डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू दी बॉडीज नीड कि कितने अमाइनो एसिड जो हैं वो सेल्स की एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज होंगे. फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स इंक्लूडिंग मसल सेल्स जो कि अमाइनो एसिड्स को ब्रेक करके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उन्हें यूज करते हैं बिकॉज ऑल अमाइनो एसिड्स दे विल अल्टीमेटली प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम ए somehow, or there are some amino acids which will be converted into the इंटरमीडिएट्स ऑफ द टीसीए साइकिल. जैसे आप लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे कि अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स की जो डिग्रेडेशन है वो उन्हें या तो पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम या फिर एनी अदर इंटरमीडिएट ऑफ द टीसीए साइकिल में कन्वर्ट करते हैं एंड देन दीज अमाइनो एसिड्स बाय टीसीए साइकिल they will produce NADH, FADH2 and finally they will produce ATP. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखिएगा कि अनलाइक द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स जिनके लिए बॉडी के अंदर जो है वो एक स्टोरेज सिस्टम अवेलेबल है, लाइक अगर आपकी डाइट में ग्लूकोज जो है वो असेस क्वांटिटी में अवेलेबल है तो सम ऑफ द ग्लूकोज विल फुलफिल द बॉडीज एनर्जी नीड्स और दूसरी तरफ जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन एंड देन इनटू द फैट्स. सिमिलरली अगर लिपिड्स का इंटेक आपकी बॉडी की एनर्जी नीड से ज्यादा है, so the excess of the lipids will be converted into the triacylglycerides and they will be stored into the adipose tissues. But प्रोटीन्स के लिए या अमाइनो एसिड्स के लिए इस किस्म का कोई भी स्टोरेज मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है. It means that the amino acids which are excess of the body's energy needs, these amino acids will be released. यानी इन अमाइनो एसिड्स को अल्टीमेटली बॉडी ने किसी तरह से रिलीज करना है और वो रिलीज किस फॉर्म में करता है या उन्हें डिग्रेड किस फॉर्म में किया जाता है ये हम आज के लेक्चर में जो है इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट आपके पास ये सोर्स है कि नॉर्मली अगर आपके पास प्रोटीन्स जो हैं बिकॉज वी ऑल नो कि लाइक अदर कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी प्रोटीन्स में भी जो है वो एक नॉर्मल टर्नओवर का प्रोसेस हो रहा होता है. लाइक ओल्ड प्रोटीन्स जो है वो डिग्रेड हो रही होती है एंड न्यू प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज द टर्नओवर ऑफ द प्रोटीन्स. एंड ड्यूरिंग द प्रोटीन ब्रेकडाउन जो अमाइनो एसिड रिलीज होते हैं दीज अमाइनो एसिड्स कैन एक्ट एज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू प्रोटीन. यानी नॉर्मल सेलुलर टर्नओवर के दौरान भी जो प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से अमाइनो एसिड रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी की ये जो है वो कोशिश होती है कि किसी तरह से इन्हीं अमाइनो एसिड्स को बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस के अंदर रीयूज कर लिया जाए. बट ऑब्वियसली अगर इतने ज्यादा बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस एट दैट मोमेंट बॉडी के अंदर नहीं हो रहे तो असेस ऑफ द अमाइनो एसिड विल बी डिग्रेडेड. सो दिस इज द फर्स्ट सोर्स जहां से आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो डिग्रेडेटिव पाथवे के अंदर एंटर होते हैं. अगर आपकी जो ब्रेकडाउन है उसका रेट प्रोटीन फॉर्मेशन के रेट से ज्यादा हो जाए तो असेस ऑफ द अमाइनो एसिड विल बी मूव टुवर्ड द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. सेकेंड सोर्स आपके पास जो है वो डाइटरी सोर्स है. इफ वी आर गोइंग टू कंज्यूम अ प्रोटीन रिच डाइट देन द एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स व्हिच आर नॉट गोइंग टू बी catabolized for the energy production they cannot be stored and ultimately they will move toward the oxidative degradation of the amino acid. So first source is turnover and the second source is diet which is rich in protein and the third source is the ingested proteins. आपके पास जो है वो intracellular proteins है. सो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स में भी आपके पास वही पॉइंट आ जाएगा कि आपके पास ऐसी प्रोटीन्स जो कि टर्नओवर प्रोसेस के थ्रू जो है वो अल्टीमेटली प्रोड्यूस कर रही हैं extra amount of the amino acids, so these amino acids will be catabolized. So first of all I will explain here the dietary proteins. ऐसी प्रोटीन्स जो कि आपने ingest की हैं exogenous proteins. These proteins are the normally metabolized by the different enzymes which are the part of the gastrointestinal tract and we all know कि जो प्रोटीन्स हैं प्रोटीन्स की डाइजेशन का प्रोसेस जो है ये स्टमक के अंदर स्टार्ट होता है. सो द वेरी फर्स्ट portion of this
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसके अंदर आपके पास जो दिस पोर्शन इज द स्टमक, यहाँ पे ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल होंगे विच आर गोइंग टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन डिग्रेडेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक में ऐसे कौन सी जो है वो एंजाइम्स अवेलेबल है या कैसा इन्वायरमेंट है जो कि प्रोटीन की डाइजेशन को इनिशिएट करता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। So entry of the dietary proteins into the stomach stimulate the gastric mucosa to secrete a hormone, and the name of this hormone is gastrin. जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही डाइटरी प्रोटीन स्टमक के अंदर एंटर होंगी, the stomach mucosa cells will secrete a hormone gastrin, and this hormone is a stimulus for the secretion of the gastric juice from the parietal cells of the stomach. So ultimately आपके पास जो gastrin है इसका रिलीज होना जो है वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज कराने में हेल्प करेगा। सो गैस्ट्रिन के लिए स्टिमुलस प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स के जो है वो एंट्री के तौर पे स्टमक ने जैसे ही गैस्ट्रिन को रिलीज किया है, दिस गैस्ट्रिन विल गो टुवर्ड द सेकंड टाइप ऑफ द सेल्स ऑफ द stomach, and the name of these cells are the parietal cells, and these cells will secrete the gastric juice. सो अल्टीमेटली आपके पास जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें वी ऑल नो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो आपके गैस्ट्रिक कंटेंट है उनकी पीएच डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सो दिस डिक्रीज इन द पीएच इट विल फर्दर फैसिलिटेट द एक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम हियर। यानी नॉर्मली इनसाइड द स्टमक देयर इज एन एंजाइम पेप्सिनोजिन जो कि अपनी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इनएक्टिव फॉर्म यानी जाइमोजिन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, ताकि ये स्टमक के जो अपने प्रोटीन कंटेंट है उनको डिग्रेड ना कर सके। बट वंस द प्रोटीन एंट्री की वजह से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होगा और आपके पास जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उनकी पीएच लो होगी, सो दिस लो पीएच इज नाउ गोइंग टू एक्टिवेट द पेप्सिनोजिन। यानी ये जो लो पीएच है ये पेप्सिनोजिन के अंदर एक ऑटो क्लीवेज एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, उस एक्टिविटी को जो है वो इन्हांस कर देगा, और अल्टीमेटली जो पेप्सिनोजिन है वो अपनी ऑटोलाइसिस के बाद जो है अपने एक एक्टिव हार्मोन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दिस पेप्सिन इज नाउ गोइंग टू टारगेट द प्रोटीन्स। यानी आपके पास जो डाइटरी प्रोटीन्स हैं, वी ऑल नो के प्रोटीन्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। तो आपके पास एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक्ड है, इसी तरह से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मल्टीपल अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। तो जैसे ये पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, अब ये एक्टिव पेप्सिन जो है ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देगा। बट just like the other intracellular intrapeptidases ऐसे पेप्टिडेजेस हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के इंटरनल पेप्टाइड बॉन्ड्स को टारगेट करते हैं। लाइक आपके पास अगर पॉलीपेप्टाइड चेन में मल्टीपल अमाइनो एसिड्स हैं तो ये इस पॉलीपेप्टाइड चेन की इंटरनल पोजीशंस के ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर जाके बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, और हर एक जो आपका इंट्रापेप्टिडेज है उसकी एक स्पेसिफिक क्लीवेज साइट है। तो जस्ट लाइक द अदर प्रोटीएजेस आपके पास जो पेप्सिन है, पेप्सिन की क्लीवेज साइट कौन सी है, ये ऐसा आपके पास जो है वो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड यानी फिनाइलएलानिन, टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन की एन साइड के ऊपर जो है अमाइनो साइड के ऊपर बॉन्ड को ब्रेक करता है। वी ऑल नो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को हम टू साइड्स में डिवाइड करते हैं, स्टार्टिंग में जहाँ पे एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप फ्री होता है उस साइड को हम एन साइड कहते हैं, एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन वेयर अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इज फ्री बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू मेक द बॉन्ड with any other incoming amino acid. So this portion of the polypeptide chain will be C end. So N terminus and the C terminus of the polypeptide chain. So pepsin is an enzyme which is going to trace the polypeptide chain, and it is going to find these three amino acids, either the phenylalanine, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, और जहां जहां इसे फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन या टायरोसिन मिलेगा उनकी एन टर्मिनस के ऊपर से ये बॉन्ड को क्लीव कर देगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास फिनाइलएलानिन था, तो फिनाइलएलानिन की दिस इज द एन साइड और द एन टर्मिनस, and this is the C terminus. So pepsin is going to cleave the polypeptide chain from here, that is the amino terminus side of the phenylalanine, tryptophan और tyrosine. So just like the pepsin आपके पास जो बाकी cleavage enzymes हैं उनकी भी specificity होती है। So इस point को mind में रखिएगा कि जो pepsin है उसने किस position के ऊपर से bond को hydrolyze करना है। तो अब पेप्सिन ने जो है वो अपनी क्लीवेज एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया है, उसने जो है वो प्रोटीन्स को कुछ हद तक उसकी इंटरनल पोजीशन से बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक करना शुरू कर दिया, यानी इसको शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया।
सो अल्टीमेटली अब यहाँ पे आपके पास जो है स्टमक में जितनी डाइजेशन होगी उस डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन कंटेंट है वो अल्टीमेटली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेगा। एंड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन जब आपके पास जो है वो फूड कंटेंट जो स्टमक में था वो अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव करना शुरू कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द एसिडिक कंटेंट जो आपके पास रिलीज होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, this acidic content will stimulate the secretion of a second type of the hormone, and this time the name of the hormone is secretin। यानी प्रीवियसली भी आपके पास एक हार्मोन सिक्रीट हुआ था स्टमक के अंदर और उस हार्मोन ने गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया था। And again, when the stomach content are going to release inside the small intestine or the upper portion of the small intestine, so again this low pH will trigger the release of a second type of the hormone, and this time this hormone is secreted। सिक्रेटिन जो है इसकी टारगेट साइट पेंक्रियाज है। बेसिकली ये जाके जिस ग्लैंड को टारगेट करेगा, दिस ग्लैंड इज पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज में से ये बाइकार्बोनेट आयंस को सिक्रेट करवाना शुरू कर देता है। बिकॉज नॉर्मली जैसे ही ये स्टमक के कंटेंट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होंगे, इन कंटेंट की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो सिक्रेटिन की यहाँ पे जो रिलीज है ये अल्टीमेटली पेंक्रियाज से बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज कराएगा और जो यहाँ पीएच है उसे दोबारा न्यूट्रलाइजेशन की तरफ लेके आएगा। बिकॉज यहाँ पे रिलीज होने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन पीएच के ऊपर अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी देते हैं। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्रीटिन जो है वो इन एंजाइम्स को रिलीज कराने से पहले आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसके अंदर जो इन्वायरमेंट है जो एसिडिक हो रहा था बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द कंटेंट ऑफ स्टमक्स, उनको नॉर्मल जो है वो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ लेके आएगा। सो अपॉन द न्यूट्रलाइजेशन अब सेकंड इवेंट क्या होगा कि आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में फर्स्ट पोर्शन है ड्यूटेनम, दिस पोर्शन विल नाउ रिलीज अ हार्मोन, दिस इज द थर्ड हार्मोन। इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने गैस्ट्रिन सिक्रीटिन को एक्सप्लेन किया है और इनकी जो साइट ऑफ रिलीज है उसको भी माइंड में रखिएगा कि गैस्ट्रिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, सिक्रीटिन कहाँ से रिलीज हो रहा है, इनका स्टिमुलस क्या है अल्टीमेटली। तो इसी तरह से जो आपके पास ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम के सेल विल रिलीज द थर्ड टाइप ऑफ द हार्मोन एंड द नेम ऑफ दिस हार्मोन इज कोलिसिस्टोकाइनिन। This cholecystokinin is again is going to target the pancreas, लेकिन this time ये हार्मोन जो है ये पेंक्रियाज से फर्दर एंजाइम्स को रिलीज कराएगा। यानी सिक्रेटिन ये भी पेंक्रियाज पे एक्ट कर रहा है लेकिन सिक्रेटिन के स्टिमुलस के तौर पर पेंक्रियाज बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करेगा। एंड द सेकंड टाइप ऑफ द हार्मोन, सॉरी थर्ड टाइप ऑफ द हार्मोन जो कि आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट रिलीज कर रही है, ये जब पैंक्रियाज के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो पैंक्रियाज जितने प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं इन प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स को रिलीज कर देगा, विच इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट zymogens, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिनोजिन, कीमोट्रिप्सिनोजिन, सिमिलरली कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज स्टिल दे आर इन देयर zymogen फॉर्म, ये अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है। And their active forms are trypsin, chymotrypsin, and carboxypeptidases A and B. So now the question is कि ये जो आपके पास जाइमोजिन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं ये जाइमोजिन्स एक्टिवेट किस तरह से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिनोजिन जो है, ये ट्रिप्सिनोजिन अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन में जाएगा, ये ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड वंस ट्रिप्सिन विल बी प्रोड्यूस, तो ट्रिप्सिन बाकी सारे जाइमोजिन्स को जो है वो एक्टिव करने का पोटेंशियल रखता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे जो ट्रिप्सिनोजिन है उसको इसकी एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक हार्मोन अवेलेबल होता है एंड दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द, सॉरी एंजाइम अवेलेबल होता है and this enzyme is secreted by the cells of the small intestine and the name of this hormone is enteropeptidase। यानी जो आपके इंटेरिक सेल्स हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल्स हैं, these cells are going to release a enzyme and the name of this enzyme is enteropeptidase। इस enteropeptidase का जो सोल पर्पस है वो इस ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करना है। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि जैसे ही ट्रिप्सिनोजिन अपने ट्रिप्सिन फॉर्म के अंदर आ जाएगा तो दिस ट्रिप्सिन विल नाउ एक्टिवेट ऑल अदर जाइमोजिन्स जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है और फिर ये जाइमोजिन्स अपने अपने स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर एक्ट करते हुए फाइनली जो प्रोटीन्स हैं उनको उनकी फाइनल अमाइनो एसिड्स की जो फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो देन अमाइनो एसिड्स विल बी एब्जॉर्ब और एब्जॉर्प्शन के बाद वो अपनी टारगेट साइट्स की तरफ मूव करेंगे।
तो दिस इज हाउ कि डाइटरी प्रोटीन्स जो है वो किस तरह से अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होती है। सिमिलरली जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं, अगर हम इन इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स की बात करें तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स की जो डाइजेशन है, सिमिलरली ये डाइटरी प्रोटीन से रिलीज होने वाले अमाइनो एसिड्स भी जब सेल्स के अंदर आएंगे, तो जब ये प्रोटीन सेल्स का पार्ट बन जाते हैं, यानी ये अमाइनो एसिड जब सेल्स के अंदर चले जाते हैं, तो अमाइनो एसिड्स के अंदर जाके ये वाला पाथवे कॉमन है जो कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को भी फेस करना पड़ेगा और एब्जॉर्ब्ड अमाइनो एसिड्स को भी फेस करना पड़ेगा, उन अमाइनो एसिड्स को जो कि बॉडी की एनर्जी नीड से ज्यादा है, बिकॉज वो स्टोर नहीं हो सकते। सो अल्टीमेटली उनकी जो फर्दर डिग्रेडेशन है या उनकी जो फर्दर ऑक्सीडेशन है वो इस पाथवे के थ्रू होगी। सो दिस इज अ कॉमन पाथवे जो आपने माइंड में रखना है, और इसको फिर हम इन डिटेल स्टडी करते हैं कि आप इस सिनेरियो को माइंड में रखें कि जो प्रोटीन्स हैं, these are the intracellular proteins, or for example during the conditions of starvation के केस में we all know कि आपके पास जो मसल प्रोटीन्स हैं they come and they release their amino group, और उसके बाद जो अल्फा कीटो ग्रुप है उसको ये फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यूज करना शुरू कर देती हैं। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टारवेशन जब कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में मसल प्रोटीन्स अलोंग विद द फैट स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू, ये वहां से एनर्जी जो है वो बॉडी लेना शुरू करती है। सो इंट्रासेलुलर प्रोटीन फॉर एग्जांपल किसी भी आपके पास मसल से प्रोटीन जो है वो अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो रही हैं ड्यूरिंग द दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टारवेशन। ये अमाइनो एसिड्स अल्टीमेटली जो है वो अपने टू ग्रुप्स में डिवाइड होंगी, यानी इंट्रासेलुलर या डाइटरी प्रोटीन जब एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ आएंगी तो अल्टीमेटली ये अपना अमाइनो ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज करती हैं। यानी अमाइनो एसिड्स में वी ऑल नो कि देयर इज अ कार्बन एटम, और कार्बन एटम में एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन एटम अवेलेबल होता है, दूसरी तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, एट थर्ड पोजीशन देयर इज एन अमाइनो ग्रुप, एंड फोर्थ पोजीशन पे देयर इज एन आर ग्रुप, जिसकी वेरिएशन की वजह से आप एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर एंट्री इनटू द एनर्जी प्रोडक्शन पाथवेज, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो अपने इस अमाइनो ग्रुप को रिलीज करेंगे। सो दिस इज द deamination or sometimes the transamination of amino acids, यानी amino acids are going to release their amino group, और जो पीछे इनके पास कार्बन स्केलेटन बचेगा, दिस कार्बन स्केलेटन विल मूव टुवर्ड द टीसीए साइकिल, यानी अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप रिलीज होके अल्टीमेटली यूरिया साइकिल के थ्रू बॉडी से यूरिन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, सिक्रीट आउट हो जाएगा, और जो पीछे बचने वाला कार्बन स्केलेटन है, दिस कार्बन स्केलेटन विल मूव टुवर्ड द टीसीए साइकिल, यानी ये कार्बन स्केलेटन सिट्रिक एसिड साइकिल के किसी इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट होगा और अल्टीमेटली ये टीसीए साइकिल के थ्रू बॉडी के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। सो हमेशा अमाइनो एसिड की डिग्रेडेशन में अमाइनो ग्रुप के लिए एक अलग पाथवे है, एंड दिस पाथवे इज यूरिया साइकिल, और जो पीछे बचने वाला कार्बन स्केलेटन है, इस कार्बन स्केलेटन की प्रोसेसिंग के लिए देयर इज एन अदर साइकिल व्हिच इज द सिट्रिक एसिड साइकिल, and sometimes the urea cycle and citric acid cycle, they are you can say interconvertible, यानी they are going to exchange their intermediates। so ये आपने स्लाइड्स अपने माइंड में रखते हैं, बिकॉज आगे आने वाले लेक्चर्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है, और किस तरह से वो यूरिया साइकिल के थ्रू जो है वो यूरिन के अंदर फाइनली यूरिया के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता है, और फिर यूरिया यूरिन का पार्ट बन के बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट होगा। और फिर हम इस चीज को भी ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से यूरिया साइकिल के इंटरमीडिएट्स जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी इनके दरमियान ये जो लिंकेज है, दिस इज आर्जिनोसक्सिनेट शंट दिस साइकिल, इसको भी हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो इस स्लाइड में जो बेसिक पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है वो सिर्फ इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है कि हमेशा अमाइनो एसिड्स के अंदर प्रेजेंट जो अमाइनो ग्रुप है वो अमाइनो ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल उन अमाइनो एसिड से रिलीज करा लिया